और पार्ट नंबर 2 में बिंदुसार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यह हमारा रहेगा केवल और केवल सम्राट अशोक के बारे में। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम कम से कम समय में आप तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंचा सके। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सम्राट अशोक, अब ये सम्राट अशोक है, इस सम्राट अशोक के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है सम्राट अशोक के बारे में, भाई ये सम्राट हुआ, मगध का सम्राट हुआ, तो इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में देखें कि जानकारी की जो प्रमुख साधन है, प्रमुख साधन वो है कि शिलालेख, शिलालेख और स्तंभ लेख। शिलालेख यानी कि बड़े बड़े पत्थर के चट्टान है, इस पर लिखा गया है ना, और स्तंभ लेख यानी कि स्तंभ के आकार के स्तंभ के आकार पर जो पत्थर होते हैं उन पर लिखा जाना। शिलालेख और स्तंभ लेख से हमको जानकारी मिलती है। अब ये शिलालेख और स्तंभ लेख है जो कि सम्राट अशोक ने लिखा है। तो हम अशोक जब राजा बना या कहें कि सम्राट बना उसके बाद में तो लिखवाएगा, तो इन शिलालेखों और स्तंभ लेखों से तो हमको जो सम्राट अशोक के जो बाद के या कहें कि सम्राट बनने के बाद के जीवन के बारे में पता चलता है ना। लेकिन हम बात करें कि जो सम्राट अशोक के जो आरंभिक जीवन है या कहीं सम्राट बनने से पहले का जीवन है, आरंभिक जीवन है, उसके बारे में हमको जानकारी बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में के अंदर देखने को मिलती है। विशेषकर हमको बौद्ध ग्रंथों के अंदर सम्राट अशोक के जो आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, और अशोक ने जो शिलालेख और जो स्तंभ लेख लिखे इनसे हमको सम्राट अशोक के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी देखने को मिलती है। इन्हीं के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने सम्राट अशोक का जो इतिहास लिखा है। अब हम बात करें सम्राट अशोक जो कि इनका जन्म लगभग 304 ईस्वी पूर्व होता है, और ये 304 ईस्वी पूर्व होते हैं। इनके पिता का नाम सम्राट बिंदुसार था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। कहने का मतलब है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अशोक के दादा थे। अब हम बात करें कि इनकी माता का नाम, अशोक की माता का नाम धर्मा था, है ना, धर्मा था अशोक की माता का नाम। और अब इनका जो कि पारंपरिक जो ग्रंथ है या कहें कि जो उनके अंदर हमको देखने को मिलता है कि अशोक ने जो राज्य अपना जो शासन है या कहें कि साम्राज्य या कहें कि अपना जो सिंहासन प्राप्त किया, तो इन्होंने जो अपने भाई थे इन भाइयों का वध कर सिंहासन प्राप्त किया। सीधे ही अशोक को सिंहासन अपने पिता से बिंदुसार से नहीं मिला, बल्कि ये अपने जो भाई थे इन भाइयों की हत्या कर या कहें कि उनको मारकर या कहें कि उनका वध कर अशोक ने जो कि मगध साम्राज्य था इस मगध साम्राज्य को पर शासन किया या कहें कि मगध साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त किया। इनके भाइयों का इन्होंने वध किया। इसके बाद में देखें कि जो अशोक है जो कि लगभग इनका जो राज्याभिषेक होता है या कहें कि जो शासक बनते हैं ये शासक बनते हैं लगभग 269 ईस्वी पूर्व अशोक मगध के शासक बनते हैं, मगध के सम्राट बनते हैं। जब ये मगध के सम्राट बन जाते हैं, बनने के ये लगभग जो कि बनने के 9 वर्ष तक सम्राट बनने के 9 वर्ष तक ये अपने जो साम्राज्य था, जो मगध साम्राज्य था, इस मगध साम्राज्य के विस्तार करने में लग जाते हैं, जो कि अखंड भारत का निर्माण करने में ये लग जाते हैं, है ना, जो कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लग जाते हैं। इस साम्राज्य का विस्तार केवल जो भारत है, अखंड भारत तक इसके अंदर ही करते हैं, है ना, अखंड भारत के अंदर तो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, या कहेंगे जो भारत है अखंड भारत इसके अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। लेकिन जो उस समय विदेशी थे, उस समय के जो विदेश थे या कहेंगे पड़ोसी साम्राज्य थे शक्तिशाली, उन साम्राज्यों के साथ अशोक ने मित्रतापूर्ण व्यवहार रखा, यानी उनके साथ युद्ध नहीं किया। ये अपने साम्राज्य का विस्तार केवल अखंड भारत के अंदर ही किया। लेकिन जो उस समय के जो विदेशी राज्य से जैसे कि हम बात करें तो विदेशी राज्यों के साथ ये अशोक मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता था, उनके साथ युद्ध वगैरह नहीं करता था। साथ ही हम बात करें कि अब अशोक की विजयों के बारे में तो जब अशोक युवराज था यानी कि अपने जो पिता बिंदुसार का जब शासन था, उसी समय अशोक जो कि खस और नेपाल पर विजय प्राप्त कर लिया था। यानी कि अशोक ने जब अशोक युवराज था या कहें कि बिंदुसार के समय ही अशोक नेपाल और खस को जीत लिया था, है ना, जीत लिया था। इसके बाद में जो कि प्रमुख विजय होती है इनकी वो है कलिंग विजय। अब एक कलिंग जो कि आज का जो उड़ीसा है, जो कि भारत का एक राज्य है, यहाँ पर एक
साम्राज्य हुआ करता था, या कहें कि राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था कलिंग राज्य। तो अशोक कलिंग राज्य पर जो कि प्रमुख है। अब हम बात करें कलिंग जो कि युद्ध है, कलिंग युद्ध के बारे में देखें तो कलिंग युद्ध से देखने के पहले कलिंग का इतिहास देखें तो जब नंद वंश था, नंद वंश का आखिरी शासक धनानंद था, इस धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो कहने का मतलब है कि जब नंद वंश था, नंद वंश के बाद में जैसे ही मौर्य वंश आता है, तो नंद वंश जैसे समाप्त होता है तो जो ये कलिंग है, एक कलिंग भी स्वतंत्र हो जाता है। और एक कलिंग जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्वतंत्र रहता है, बिंदुसार के समय स्वतंत्र रहता है, लेकिन जब अशोक है ना इस पर आक्रमण करता है, कलिंग पर आक्रमण करता है। अब इस आक्रमण करने के पीछे अशोक के क्या उद्देश्य हो सकते हैं हमारे इतिहासकारों के अनुसार, तो इस जीतने की आवश्यकता आखिर कलिंग जो कि अशोक को क्या पड़ी। तो इतिहासकारों के अनुसार कि भाई एक तो उस समय जो मगध के अलावा जो शक्तिशाली शासक हुआ करता था, या कहीं शक्तिशाली जो राज्य हुआ करता था, वो कलिंग था, कलिंग था। इसलिए मगध को डर बना रहता था, क्या पता कलिंग कब मगध पर आक्रमण कर दे ना, इसका डर बना हुआ होता था, क्योंकि उस समय शक्तिशाली शासक था। इस डर से बचने के लिए सोचा कि भाई क्यों नहीं हम इस कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला ले, फिर इसका डर भी समाप्त हो जाएगा। इनके अलावा कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भाई उस समय जो मगध का जो दक्षिण भारत है, इसके दक्षिण भारत के साथ व्यापार बहुत अधिक हुआ करता था। अब जो दक्षिण भारत के साथ व्यापार करने के जो मार्ग थे, एक तो समुद्र के द्वारा यानी कि जलीय मार्ग था, और एक स्थल के द्वारा यानी कि स्थलीय मार्ग था। लेकिन इन दोनों ही मार्गों के जो कि समीप पड़ता था कलिंग। यदि कलिंग के साथ यदि मगध की अनबन होती है, या कहें कि कभी भी यदि कलिंग के साथ मगध की अनबन होती है, या कहें कि नाराज हो जाता है, तो ये कलिंग है ना जो कि कभी भी जो ये मार्ग थे दक्षिण के अंदर जाने वाले जल मार्ग स्थल मार्ग को रोक सकता था, रोक सकता था। इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम कलिंग को जीत ले, ताकि कभी भी हमारे जो व्यापार पर खतरा नहीं मंडराएगा, भविष्य में कभी भी कोई भी इसको रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए जो कि स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग को बचाने के लिए जो व्यापार हमेशा चलता रहे, कभी रुके नहीं, इसलिए कलिंग को जीतना आवश्यक था। साथ ही जो कि अशोक है, जो सम्राट अशोक है, इसकी एक इच्छा थी कि अखंड भारत का निर्माण करें, जिसके अंदर एक ही राजा हो, शासक हो। तो भाई इसके लिए आवश्यक था कि भाई जो छोटे मोटे राज्य इनको जीतना। अब एक कलिंग यदि स्वतंत्र रहेगा तो अखंड भारत का सपना कैसे पूरा होगा, इसलिए इसको जीतना भी आवश्यक था, तभी तो अखंड भारत बनेगा। इसके बाद में कि देखें कि अब कलिंग को जीतने के लिए अशोक अपनी बड़ी भयानक सेना लेकर आ जाता है, और कलिंग के पास भी बड़ी सेना थी। दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध होने हुआ ना तो क्या हुआ, कलिंग का एक नियम है कि जब युद्ध होगा तो कलिंग की जो आम जनता है वो भी सैनिकों का साथ देगी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ तो लगभग लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए, कई लाखों की संख्या में सैनिक घायल हुए, और कई जो कि लाखों की संख्या में बंदी बनाए गए। तो कहने का मतलब है इस कलिंग युद्ध के कारण बहुत ही जन और धन से अधिक जन की हानि हुई, है ना, जिसके कारण क्या हुआ, आखिर में जाकर भाई खूब लड़ा, खूब हानि हुई, खूब सैनिक मरे, लेकिन आखिर में जाकर जो कि कलिंग पर अशोक विजय प्राप्त कर लेता है। और जो कलिंग है, इस कलिंग की नई राजधानी तोसली अशोक बनाता है, नई राजधानी तोसली बनाता है। अब ये कलिंग के अंदर, युद्ध के अंदर जो कि लाखों की संख्या में लोग मारे गए, तो इससे अशोक जो कि बहुत ही अधिक जो कि उसका स्वभाव में बदलाव क्या आया, उसको खराब लगा। तो जो पहले युद्ध की नीति अपनाता था अशोक, उसकी जगह उस युद्ध नीति को त्याग दिया। कहने का मतलब है कि दिग्विजय को त्याग कर अशोक ने धम्म विजय का अपनाया। यानी कि जो युद्ध करता था अशोक, तो उसको युद्ध, इसके अंदर हजारों लोगों की, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, तो इनसे अशोक का जो कि, या कहें कि अशोक का जो कि मन बहुत ही, क्या कहें कि वो खराब हो गया, या कहें कि अशोक को बहुत ही खराब लगा, है ना। तो अशोक ने जो वो युद्ध करता था, युद्ध की नीति को त्याग कर अब एक धम्म की नीति अपनाई, यानी कि लोगों के उत्थान के लिए बेकारी करना आरंभ कर देता है। तो अब कुछ इतिहास जैसे कि हेमचंद्र चौधरी एक इतिहासकार है, इनके अनुसार कहना है कि जो अशोक है, अशोक सम्राट जब बना, अशोक सम्राट बनने के बाद में जो कि कलिंग युद्ध प्रथम युद्ध था, है ना, प्रथम था,
कि सम्राट बनने के बाद में जो अशोक का ये प्रथम युद्ध था और यही युद्ध आखिरी युद्ध बन गया, क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में युद्ध करना त्याग दिया, यानी कि युद्ध नहीं करा। तो कलिंग युद्ध अशोक का जो सम्राट बनने के बाद में पहला और आखिरी युद्ध सिद्ध हुआ। इसके बाद में देखें कि जो कलिंग युद्ध था, इस कलिंग युद्ध से जो कि कुछ परिणाम हुए, तो परिणाम क्या थे कि भाई कि कलिंग युद्ध से पहले कि जो मगध का विस्तार रुक गया, मगध का विस्तार यानी कि जो बिंबिसार हुआ, बिंबिसार ने जो कि एक महाजनपद था, मगध और बिंबिसार, मगध और अंग महाजनपद था। इस मगध ने, है ना, मगध का राजा बिंबिसार था। इस बिंबिसार ने जो अंग महाजनपद है, इस अंग महाजनपद को जीता और मगध का विस्तार किया। तो उसी समय से मगध का विस्तार होना आरंभ हो गया, मगध का विस्तार आरंभ हो गया। लेकिन जैसे ये कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध होने के बाद में जो मगध का जो विस्तार हो रहा था, ये विस्तार रुक जाता है और धीरे धीरे विखंडित होने लग जाता है। यानी कि मोटे तौर पर देखें तो कलिंग युद्ध का परिणाम हुआ कि जो कि मगध के विस्तार के युग की आरंभ हुआ था, जो कि बिंबिसार ने किया था, वो जो युग था या कहें कि जो विस्तार हो रहा था मगध का, वो विस्तार कलिंग युद्ध के बाद में रुक जाता है। इनके अलावा जो कि विस्तार के युग के एक और नया परिवर्तन होता है कि पहले तो युद्ध होते थे, लेकिन अब कलिंग युद्ध के बाद में अशोक युद्ध को त्याग देता है ना, फिर शांति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही जो सामाजिक प्रगति के लिए अशोक कार्य करता है, साथ ही जो धर्म, बौद्ध धर्म का प्रचार या कहें कि अपने धर्म का प्रचार अशोक करता है। इसी के साथ साथ कि जैसे ही अशोक जो कि युद्ध को त्यागता है, तो मगध की सेना दिनों दिन कमजोर हो जाने लगती है, या कहें कि मगध की शक्ति कम होने लगती है। आखिर में जाकर मगध कई भागों में बढ़ जाता है, या कहें कि दूसरे वंश का शासक आ जाता है। इसके साथ ही अशोक के जो स्वभाव है, इस स्वभाव में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि पहले अशोक पहले जो कि कुरु टाइप का था, फिर बाद में जो कि समाज के उत्थान के लिए कार्य करने लग जाता है। अब देखें कि जो साम्राज्य विस्तार, अशोक का जो साम्राज्य विस्तार है, ये साम्राज्य विस्तार कि अशोक की जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य की जानकारी हमको मिलती है कि अभिलेख थे और स्तंभलेख थे जो कि अशोक ने लिखवाए थे। तो भाई अभिलेख और स्तंभलेख में अशोक ने लिखवाए, भाई क्या क्या लिखा उस पर उसकी हमको जानकारी मिलेगी। तो उसने अपने साम्राज्य के बारे में लिखाया। तो इसके अलावा कि भाई ये स्तंभ और अभिलेख कहाँ पर पाए गए हैं, भाई मान लो कि स्तंभ और अभिलेख यदि गुजरात में पाए गए तो लिखवाए अशोक ने, तो इसे ये माना जाएगा कि भाई ये जो स्थान है ये भी उस समय अशोक के जो कि शासन क्षेत्र में था। तो इन अभिलेखों से हमें अशोक के जो साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। तो इनकी सीमाओं का निर्धारण देखें कि सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। तो अशोक कि जो उत्तरी पश्चिमी सीमा थी, उत्तरी पश्चिमी सीमा, तो देखो ये इतना बड़ा साम्राज्य तो इनके पिता जो कि बिंदुसार का था, बिंदुसार के बाद में जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक बना, तो इतना साम्राज्य तो अशोक को मिल गया। तो अब देखें कि इनकी उत्तरी पश्चिमी सीमा, ये उत्तरी पश्चिमी सीमा एक शिलालेख है, एक शिलालेख है। इस शिलालेख के अंदर हमको जानकारी मिलती है कि एंटियोकस द्वितीय है ना, जो कि यहाँ पर था, इसका शासन यहाँ पर था। एंटियोकस द्वितीय जो कि जो अशोक था, इस अशोक का उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती साम्राज्य था। यानी कहने का मतलब है कि एक हमको जो कि एक शिलालेख में देखने को मिलता है कि अशोक का जो उत्तरी पश्चिमी जो सीमावर्ती साम्राज्य था वो एंटियोकस द्वितीय का था। तो एंटियोकस जो मगध के बीच में जो कि पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत, यह पर्वत हिंदुकुश पर्वत जो कि मगध की उत्तरी पश्चिमी सीमा थी, इसी के, है ना, अशोक की उत्तरी पश्चिमी सीमा थी। साथ ही उत्तर के अंदर देखें तो उत्तर के अंदर जब अशोक युवराज था या कहें कि बिंदुसार का जब शासन था, तो उसी समय अशोक ने जैसे कि यहाँ पर जो कि नेपाल है, इस नेपाल को जीत लिया था, है ना, उसी समय। तो जो कि एक शिलालेख है जिसका नाम कालसी शिलालेख, साथ ही रूमेदेई और निगाली स्तंभलेख, इनके अंदर हमको जानकारी मिलती है कि अशोक की उत्तरी सीमा ना, अशोक की जो उत्तरी सीमा है, ये उत्तरी सीमा देहरादून, है ना, और नेपाल से लगती थी। यानी कि ये उत्तरी सीमा यहाँ पर लगती थी। साथ ही हम देखें कि जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक है, इसकी जो कि पूर्वी सीमा, तो एक शिलालेख है जिसका नाम है
या ना महास्थान, इसके अंदर हमको जानकारी देखने को अभिलेख है ये, इसके अंदर हमको जानकारी देखने को मिलती है कि जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल है, जो ये पूर्वी बंगाल है, ये पूर्वी बंगाल जो कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक की पूर्वी सीमा थी। इसके बाद में जो दक्षिणी सीमा है, तो दक्षिणी सीमा उस समय जो कि अभिलेख के अंदर देखने को मिलती है कि उस समय यहाँ पर दक्षिण में चोल, चेल, पांडे राज्य हुआ करते थे। तो अभिलेखों में देखने को मिलता है कि चोल, चेल और पांडे राज्य जो कि अशोक के साम्राज्य के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य थे। यानी कि यहाँ तक जो ये नीचे के जो चोल, चेल, पांडे ये स्वतंत्र राज्य थे, इनके जो ऊपर का जो इलाका था वो अशोक के साम्राज्य क्षेत्र में आता था। तो कहने का मतलब है उस समय अशोक के साम्राज्य में अखंड भारत पूरा शामिल था, केवल असम और जो दक्षिणी जो कि चोल, चेल, पांडे इलाके इनको छोड़कर, यानी कि अफगानिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था और आज का पूरा भारत शामिल था, केवल इस या असम के इलाके और कुछ दक्षिणी इलाकों को छोड़कर। अब इसके बारे में बात करें कि अशोक का धर्म, तो अशोक जो कि आरंभ में अपने पूर्वजों की तरह अशोक जो कि ब्राह्मण जो धर्म था, इस धर्म के अनुयायी था अशोक, है ना। एक महावंश है, इस महावंश के अंदर हमको देखने को मिलता है कि अशोक प्रतिदिन लगभग 60,000 जो ब्राह्मण है, इन ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। इसके साथ एक रचना है जिसका नाम है राजतरंगिणी। इनके अंदर हमको देखने को मिलता है कि अशोक आरंभ में जो कि शिव का भक्त था, या कहें कि शिव अशोक का इष्ट देव था। साथ ही हमको देखने को मिलता है अभिलेखों में कि जो अशोक है जो कि ब्राह्मण, साथ ही जो दार्शनिक, आजीविक, बौद्ध और यूनानी, इनको अपने जो राज्य था राज्यसभा में स्थान दे रखा था और इनके जो ये जो कहते थे उनको मानता था, है ना। साथ ही राज्यसभा में इनको स्थान था। तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि अशोक लगभग सभी धर्मों को मानने वाला था, है ना। साथ ही कि इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि भाई ब्राह्मण भी है उसके दरबार में, दार्शनिक भी है, आजीविका है, बौद्ध है, यूनानी है। तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि जो ये अशोक था जो कि सभी जो धर्म के अनुयायी थे उनको समान भाव से देखता था। इसी के साथ हम देखें कि इन्होंने, है ना, जो कि अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा कि जब कलिंग युद्ध होता है ना, कि जो कि ये इनका धर्म परिवर्तन, कि पहले तो ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, लेकिन आखिर में ये किस कारण ये धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि अशोक का बड़ा भाई था, अशोक का एक भाई था, है ना, बड़ा भाई। उस बड़ा भाई का एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था निग्रोध। अब निग्रोध जो कि बौद्ध था, है ना, निग्रोध के जो प्रवचन थे, इन प्रवचनों को सुनकर जो कि अशोक बड़ा प्रभावित हुआ और अशोक ने, है ना, जो ये कलिंग युद्ध हुआ था, इस कलिंग युद्ध से पहले ही लगभग 2 वर्ष पहले ही अशोक ने जो कि बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। लेकिन जब कलिंग युद्ध होता है तो इसके बाद में उपगुप्त से अशोक बौद्ध धर्म अपनाता है। हम इतना कहना चाह रहे हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध होने से पहले ही बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन विधिवत जो कि बौद्ध धर्म उपगुप्त से कलिंग युद्ध के बाद में विधिवत तरीके से बौद्ध धर्म अपनाता है और ये बौद्ध धर्म की जो कि दीक्षा है ना, जो उपगुप्त से लेते हैं। अब जब ये विधिवत बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं तो उसके बाद में जब इनका जब ये अपने जो शासन काल के 10 वर्ष हो जाते हैं, या कहेंगे राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद में, ये अशोक बोध गया की यात्रा करते हैं। बोध गया में जो यहाँ पर जो किसान थे उनके जो समस्याएं थी उनका समाधान करते हैं। साथ ही वहां पर ये 1 वर्ष तक जो बौद्ध संघ है, इस बौद्ध संघ में रहते हैं, है ना, जो कि सामान्य लोगों की तरह। फिर बाद में वहां से आने के बाद में ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार तो किया, लेकिन किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया कि आप बौद्ध धर्म अपनाओ। हाँ, प्रचार किया, उसके जो गुण थे उनको बताया, लेकिन मजबूर नहीं किया। इसके साथ साथ तो महावंश है और दीपवंश है, जो कि श्रीलंका के जो ग्रंथ है, इनके अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो अशोक है, ये अशोक जो कि
तरते जो बौद्ध संगीति हुई या फिर कि तरते जो बौद्ध सभा हुई, ये बौद्ध सभा का आयोजन जो कि अशोक ने किया था, है ना, अशोक ने किया था। इसके बाद में अशोक ने धम्म का प्रचार करता है। धम्म यानी कि अशोक के नियम कानून थे जो कि समाज की भलाई के लिए थे, यानी कि चोरी नहीं करना, बड़ों का आदर करना, गुरु का आदर करना, माता पिता का आदर करना, चोरी नहीं करना, हत्याएं नहीं करना, जीव की हत्या नहीं करना, किसी को सताना नहीं। कहने का मतलब है कि वो सभी, इस धर्म के अंदर वो सभी नियम शामिल थे जो कि लगभग सभी धर्मों में पाए जाते हैं। अधिकतर ये जो धर्म है जो कि बौद्ध धर्म से प्रभावित है, बौद्ध धर्म के अंदर जो नियम कानून है ना, वो नियम कानून इस धर्म के अंदर देखने को मिलता है ना। जब ये लगभग, अब जो कि मगध पर ये लगभग 40 वर्ष शासन करते हैं, है ना, आखिर में जाकर जो कि 332 ईस्वी पूर्व जो कि अशोक की मृत्यु हो जाती है। अशोक की मृत्यु के लगभग 50 वर्ष तक जो कि इसके उत्तराधिकारी शासन करते हैं, बाद में नया वंश आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो धम्म है ना, धम्म यहाँ पर हमने बहुत कम देखा, है ना, लेकिन हम इसका धम्म है ना, जो अशोक का धम्म है, इसका एक अगली सीरीज 51 के अंदर देखेंगे कि धम्म, अशोक का धम्म, जो कि एक अलग टॉपिक है, इसको हम जो कि सीरीज नंबर 51 में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने अशोक के बारे में जानने का प्रयास किया। आप एक बार ऐसा करना कि बड़ी से बड़ी जो कोचिंग संस्था है उसके अंदर आप सर्च करना और जो अशोक से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, है ना, तो आपको यही जानकारी वहां पर लगभग 2 घंटे में देंगे, है ना, यही जानकारी। तो फिर मिलते हैं हमारी सीरीज नंबर 51 में। इसके अंदर हम जो अशोक के धम्म के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं।